सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी कि आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आजकल पेरेंट्स और बच्चों का आपस में क्या मसला आ रहा है? आजकल आजकल वही मसला है जो आजकल से 100 साल पहले, 500 साल पहले और 1000 साल पहले होगा, क्योंकि कोई डेटा रिकॉर्डिंग तो है नहीं हमारे पास। मैं गेस कर सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ यही मसला होगा और उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन गैप। अच्छा देखिए, मसला आज भी वालिदैन और बच्चों का एक्सपेक्टेशंस, उन एक्सपेक्टेशंस के एक्सप्रेशंस, उन एक्सपेक्टेशंस, इन तवक्कुआत को बावर कैसे करवाया जाता है बच्चों को, और बच्चों की सलाहियत कि वो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरें, या बच्चों की अपना रुझान, अपनी तबीयत, अपनी उफ्तादे तबा, अपना एप्टीट्यूड, वो क्या उन तवक्कुआत को पूरा करने के काबिल भी है या नहीं है। इन दोनों चीज़ों में, एक्सपेक्टेशंस और उनकी फुलफिलमेंट के बीच का जो गैप है ना, वो एवर वाइडनिंग है। और उसमें एक मसला जो अभी रिसेंटली मैंने देखा है, अब वो मेरा मुशाहिदा है कि फिल वक्त इतनी सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन और इंफॉर्मेशन बढ़ी हमारी जेनजी और मिलेनियल्स में कि उनका और उनके पेरेंट्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, पहले होती थी कंप्लाइंस ज़्यादा, फर्मा बरदारी, अतात गुजारी के नाम पर या उसके ज़ेर असर बच्चों के अंदर अपने पेरेंटल इंस्टीट्यूशन को ओबे करने का, कंप्लाई करने का रुझान ज़्यादा था। आज नहीं है, इस चीज़ को मान लीजिए। आपने कोई घंटा चढ़ा के बच्चों की तरबियत करने की कोशिश की है, बहुत डिसिप्लिनेरियन पेरेंटिंग की है, बहुत परमिसिव हो गए तो उसके अपने फॉल आउट्स हैं। लेकिन एक तो सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा एक अहम मसला, जिसको मसला ही नहीं गर्दाना जाता बल्कि एक कन्वेंशन यानी एक रिवायत समझकर कबूल किया जाता है, फ़रोग दिया जाता है, वो ये है कि वालिदैन समझते हैं कि बच्चे उनका विरसा है, उनका एसेट है, उनका असासा है, और वो अपने बच्चों पर इन्वेस्ट जो कर रहे होते हैं, अपना वक्त, अपनी तवज्जो, अपना मालो दौलत, तो उसमें उनकी रिटर्न की एक एक्सपेक्टेशन होती है, और ये हर काउंट पे होती है। वालिदैन की फाइनेंशियल रिटर्न की भी तवक्को होती है कि जी बच्चों पे इतना खर्च कर दिया, इनको यहाँ पढ़ा दिया, इनको बाहर भेज दिया, और अब देखो हम अकेले बूढ़े वालिदैन घर में हैं और ये हमें आने के लिए तैयार नहीं होते। भाई आप क्या ये उनको बाहर भेजते हुए आपने इस चीज़ का इदराक किया कि बाहर उनकी जो अपनी ख्वाहिशात हैं, उनकी पेशा वराना ख्वाहिशात हैं, उनकी ज़ाती ख्वाहिशात हैं, उनकी तस्कीन के ज़्यादा ज़राए मौजूद हैं बनिस्बत ये कि वो वापस आएँ अपने आबाई घर में, अपने वालिदैन की खिदमत पे मामूर हो जाएँ। एज ए वैल्यू तो आपने ये इनकलकेट करने की शायद कोशिश की हो, लेकिन एज ए प्रैक्टिकलिटी इसके मुतबादिल जो उनको ऑप्शंस आए, उन्होंने इसकी वैल्यू को उतना वैल्यूएबल नहीं रहने दिया ऑन द पार्ट ऑफ किड्स, ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन। इस वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जनरेशन गैप ज़्यादा हो रहा है। एक और चीज़, इससे पहले कि आप अगला सवाल करें, वो ये है कि वालिदैन को ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये रिटर्न सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट में नहीं होता। बच्चों की तवज्जो, बच्चों की मौजूदगी, बच्चों के अंदर पाया जाने वाला ये एहसास कि उनके वालिदैन को उनकी तवज्जो, मोहब्बत चाहिए है, ये भी रिटर्न है आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो ज़रूरी नहीं कि आपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट को मॉनेटरीली ही उसका ROI कैलकुलेट करना है, या उसी वे में मिलेगा जैसे वो चाह रहे हैं। हाँ, बाज़ औक़ात वो अपने वे में इनपुट बड़ा दे रहे होते हैं, लेकिन हाँ, उसको परसीव एज रिजल्ट या किया जा रहा होता है। अच्छा मैं क्या बताऊँ, मतलब पेरेंट्स स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ इकोनॉमिक इंड्यूस्ड स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उसमें वो बच्चा जो मुल्क से बाहर बैठ के ढेर सारे पैसे दिए जा रहा है, उसका जिक्र उन बच्चों के या उस बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा होगा जो आपकी दूध ला रहा है, दही ला रहा है, आपकी दवाएं ला रहा है, ठीक है, आपकी जो लाइफ स्टॉक है, आपकी भैंसों, बकरियों, मुर्गियों का ख्याल रख रहा है, क्योंकि वो ये लगता है कि ये तो होना है ना, ये तो बच्चा इसने करना है। लेकिन वो जेड़ा साडा पुत्र जेड़ा ओमान तो जेड़ा पैसे भेजदा है, वो देखो ये वाला मुगालता जो है, ये भी इसकी भी तलाफी होने की और अजाला होने की ज़रूरत है।
और सर आपने जो बात की है कि अब की जो जनरेशन है उसमें ये ओबीडियंस या कंप्लायंस अब उतना नहीं है, तो हम क्या उसको इस तरह से कह सकते हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी एज ग्रुप की बात करूँ तो हम जब किसी चीज़ पे रिएक्ट कर रहे होते हैं तो इट वुड बी लाइक कि ओके ये मैनिपुलेशन होती है या ये टॉक्सिक बिहेवियर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अब क्रिएट कर दी गई है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो नॉलेज अब आ गया है, लेकिन उसको लेके उस पर रिस्पॉन्स कैसे देना है या उस चीज़ को मैनेज कैसे करना है अब हमारे अंदर मतलब वो एक स्किल डेवलप नहीं है। ये आप बात करेंगे अपनी जनरेशन Yes. की या पेरेंट्स की? नहीं, अपनी जनरेशन की। क्या आपने कहा ना कि कंप्लायंस नहीं है। देखिए हुआ ये आग दोनों तरफ से लगी ना। पेरेंट्स की साइड से जो चीज़ ओवरव्यू हुई वो ये हुई कि वो ये भूल गए कि ये मिलेनियल बच्चा है, इसकी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन वो न्यूमरस हैं, इन्यूमरेबल हैं, काउंटलेस है ना। मैं हमेशा एक बात करता हूँ इन पेरेंट्स को कि आपकी जनरेशन की पेरेंटिंग सिर्फ आपने नहीं की, बहुत आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पेरेंट्स नहीं की, जिसमें उसका सोशल मीडिया है, उसका ग्लोबल एक्सपोजर है। अब पेरेंट्स से ये ओवरव्यू हुआ कि उन्होंने अपनी तवक्कुआत वही रखी जो उनके वालिदैन ने उनसे रखी थी। मसला तो 20, 25, 30 सालों का ही है ना, कोई इतना कुछ तो नहीं बदला, लेकिन बहुत कुछ बदल गया, उसका इदराक पेरेंट्स को नहीं है। अच्छा, बच्चों में मैंने एक एलिमेंट ये देखा, आपने बात बड़ी अच्छी की कि कुछ नए नोशंस, कुछ नए जार्गन्स पता चल गए, गैस लाइटिंग, बॉडी शेमिंग, ठीक है। अब एक दिन मतलब मैंने देखा, एक पेरेंट ने मुझसे जिक्र किया कि मैंने अपनी बेटी को जो बिंज ईटिंग कर रही थी और थोड़ी सी ओबेसिटी और ओवरवेट का शिकार हो रही थी, तो कहती मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा अपने वेट का ख्याल रखें, मामा आप बॉडी शेमिंग कर रही हैं, यू नो ये बॉडी शेमिंग। एंड आउट ऑफ केयर एंड कंसर्न एक पेरेंट अगर कुछ रिमाइंड करवा रहा है और चाह रहा है कि उसका बच्चा सेहतमंद और अच्छा दिखे, बॉडी शेमिंग नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता हूँ और ऑब्जेक्टिवली हो सकता है क्रिटिकल हो सकता हूँ। मेरे बच्चों ने और किसी को इतनी स्पेस नहीं दी हुई या मेरे बच्चों से और किसी ने इतनी स्पेस नहीं ली कि कोई खुल के उनके मुतालिक बात कर सके। तो अगर मैं वो कहूँ एज अ फादर, तो मेरे बच्चे अगर ये कहें कि ये माय फादर गैस लाइट्स, ठीक है ना, गैस लाइटिंग होती है, टॉक्सिक हो गए, ठीक है। तो ये भी विजिलेंस चाहिए है बच्चों के एंड पर कि बहरहाल एक बात तय है कि आपके वालिदैन से ज्यादा कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। शेयर लव एंड कंसर्न एंड केयर आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। until you grow up, you fall in love and spousal relationship उसकी एक और शक्ल है। लेकिन इट इज जस्ट लाइक कि पेरेंटिंग में स्किल्ड नहीं होगा। पेरेंट होने की हैसियत से जो बदलते हुए वक्त के तकाजे हैं और उसकी सेंसिटिविटीज हैं उनसे वो शायद आगाह नहीं है, वहाँ मिस्टेक करेगा। मिस्टेक इज नॉट in the impurity is not in the love and affection, but mistake might be in the way this love and affection is being expressed by the parents. अच्छा, आपने जैसे बात की, जैसे अभी ये बात हुई कि बच्चे अब थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव हो रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी नज़र आता है कि इन और जनरेशन एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रेवलेंस या इन जनरल अगर नॉर्मल वे में कहें कि अनहैप्पीनेस ज़्यादा है, तो इसकी क्या आप देखिए ग्लोबल स्टडीज़ हैं, कॉन्सेप्ट आपको होगा एक मीडियन एज का कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना कि किस उम्र के लोग ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब आज से 50 साल पहले ये एज ज़्यादा होती थी, मीडियन एज ज़्यादा थी। अब ये यंगर एज ब्रैकेट में कैस्केड करते हैं। अब 20s में मिड लाइफ क्राइसिस में, हाँ मिड लाइफ क्राइसिस जल्दी आ रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। मैं इसका एक जो अगेन एक मुशाहिदा ही है जिसकी बिना पर मैं अपनी राय कायम करूँगा और तजुर्बा भी है इसमें, वो ये है कि हमारे बच्चे
डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरे उतना ज़्यादा जितना उनके वालिदैन गुजरे। छोटी सी एग्जांपल दूंगा, मुझे 1 घंटे की क्रिकेट खेलने के लिए 2 घंटे की तैयारी करनी पड़ती थी, और क्रिकेट के अलावा मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठे करके क्रिकेट खेलने के अलावा और ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। मेरे पास वीडियो गेम नहीं थी, मेरे पास टीवी 6-8 घंटे के लिए चलता था, मैं वो भी नहीं देख सकता था। सो मुझे बाहर, घर से बाहर जाके खेलना होता था, जो बड़ा पेन्स टेकिंग था। और उसमें बहुत सारी रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व होती थी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती थी, मेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट, मेरी स्ट्रेस इंड्योरेंस वहाँ उस 1 घंटे के खेल में। और फिर स्पोर्ट्स इटसेल्फ फिजिकली ओरिएंटेड थी, जिसमें मेरे सारे हार्मोन्स, 150 दफ़ा दिल धड़कता है जब आप फास्ट बॉलिंग करवा रहे हो 1 मिनट के अंदर, या 130 दफ़ा तो धड़कता ही होगा, और विद हेल्दी वे, नॉट एंजाइटी और पैनिक अटैक में भी दिल इतनी तेज़ी से धड़कता है, लेकिन उसमें शरियानें जो हैं वो तंग हो रही होती हैं। जबकि जब आप स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अच्छे होते हैं। क्या हुआ है? एंडोक्राइनल बैलेंसिंग ऑफ मूड हो रही है, एंडोक्राइनल बैलेंसिंग ऑफ फीलिंग्स हो रही है। आप जब फिजिकल स्पोर्ट्स को रिप्लेस कर देंगे, और पेरेंट्स की मिस्टेक है, तो बाहर तो नहीं जा रहा, बाहर का माहौल खराब है, क्रिकेट नहीं खेल रहा, फुटबॉल नहीं खेल रहा, अच्छा खेल रहा मैं क्यों कह रहा हूँ, खेल रही क्यों नहीं कह रहा, तो बच्चियों का बताएं, वो तो ना होने के बराबर है बच्चे। तो फिर जाके कोई कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा चलो जाके स्ट्रीट में क्रिकेट खेल लेगा, फुटबॉल खेलेगा, बच्चियों की तो फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। उस सूरत में आपका हार्मोनल बैलेंस, आपने हैप्पीनेस का वर्ड यूज़ किया ना, तो जो हमारे 3-4 हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस हैं वो प्रॉपरली सिक्रीट हो ही नहीं रहे। और वो इजी एक्सेस आ गया है ना, इजी एक्सेस आ गया ना। आपको खुश होने के लिए चंद क्लिक्स चाहिए टू फील हैप्पी। आपने एक सेल्फी ली, अच्छी आ गई, उसे थोड़ा सा फिल्टर किया और चढ़ा दी, उसके बाद फिर आपने 1.5 घंटे देखा कि लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितने आए। सो कमेंट्स आ रहे हैं तो आपका डोपामीन रिलीज हो रहा है, नहीं आ रहे हैं तो आपका कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। अब यही कॉर्टिसोल आखिरी बॉल पर 4 रन्स चाहिए हो, और बॉलर भी बड़ा तगड़ा हो, आई कैन रिकॉल, ओ माय गॉड, that is cortisol and adrenaline at the same time, and it was such an enabling experience for a kid to grow up and to have due endurance and resilience to cope with the stresses of life. अच्छा, आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात की, तो अब जो हमारी जनरेशन में ये एब्सेंस ऑफ डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन है, क्या इसका रोल आपको अभी ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप का बहुत ट्रेंड अब ज़्यादा होना शुरू हो गया? ट्रेंड हमेशा से था, पहले इतना पता नहीं चलता था या हम इतने वोकल नहीं थे, लेकिन खैर आप सवाल करें फिर मैं जवाब। तो क्या इसका रोल आपको उसमें भी नजर आता है? बिल्कुल आता है। देखिए, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन है क्या कि किसी चीज़ को पाने के लिए एक ड्यू कोर्स है, जिसके अंदर आप मेंटली, फिजिकली, एंडोक्राइनली, इमोशनली, सेक्सुअली, सेंसुअली प्रिपेयर होते हैं। जब वो आप प्रिपेयर होते हैं और फिर आपको वो मिलता है, तो देन यू आर रेडी टू रियलाइज इट, experience it, immerse in it very organically, very naturally, right? उस चीज़ की वैल्यू, उसकी कदर भी ज़्यादा होती है, उसको सेंध के रखने का शौक भी ज़्यादा होता है। वो खिलौना जो बहुत ज़िद के बाद और बहुत इंतज़ार के बाद मिला हो, उसकी कदर, और वो खिलौना के अभी मुंह से खिलौना का अलिफ निकला ही ना हो और माँ बाप ने खिलौना ला के सामने रख दिया हो, खुद बताइए कि वैल्यू अटैच टू दैट पर्टिकुलर पोजेशन क्या होगी। प्रॉब्लम क्या है, हमारी नई जनरेशन के जो रिलेशनशिप की डायनामिक्स हैं उसमें बड़ी क्विक मेकअप्स, उतने ही क्विक ब्रेकअप्स, राइट? अच्छा, क्विक मेकअप में मुझे कोई इशू नहीं, क्विक लाइकिंग, भाई लव एट फर्स्ट साइट, चलें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्योरीज हैं, आपको कोई पसंद आ गया, लेकिन उस रिलेशनशिप को इवॉल्व होने में, सेंस ऑफ रोमांस, आपने वर्ड यूज किया रोमांटिक रिलेशनशिप, मुमताज मुफ्ती का हवाला दूंगा। वो कहते थे कि मैं जब जाता था, माँ मेरी हलवा बनाती थी और मैं मोहल्ले में जाता था और एक चिक हटती थी और एक हिनाई हाथ बाहर निकलता था और वो
ले लेता था प्लेट हलवे की तो 2.5-3 दिल बस अथल पथल रहता था, हार्ट बीट मिस होती रहती थी। अब ठीक है, ये बड़ी फिक्टिशियस सी चीज लगती है, 2024 में डायनेमिक्स डिफरेंट है, बट स्टिल आप पहले डिफाइन करें रिलेशनशिप क्या है। Is this relationship is sort of a life partnership oriented relationship? It is a temporary relationship. It is a relationship which you tag as friends with benefits. It is the relationship which you translate into situationship. Courtship का जो phase होता है, अगर कोई रिलेशनशिप आप इवेंचुअली प्री मैरिटल रिलेशनशिप मतलब एक मैरिज से पहले का एक रिलेशनशिप है, उसको आप डिफाइन करें, उसके अंदर अपनी वैल्यूज ड्रिवन लिमिट्स ना सिर्फ अपनी क्लैरिटी के साथ अपने लिए डिफाइन करें, एक्सप्रेस करें, गेट इट वैलिडेटेड बाय योर पार्टनर, वर्क अराउंड इट, अपनी और उसकी पर्सनैलिटी के फंडामेंटल वैल्यूज़ के जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि वो तो होंगे, उसको जैसे मैंने पिछली भी एक वीडियो में कहा, उसको जज किए बगैर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये जज किए बगैर कि भाई मुझे तुम्हारे घुंघरियाले बाल नहीं अच्छे लगते, आप ये समझिए कि ये उसके घुंघरियाले बाल हैं, क्यों, ये नेचुरल कर्ल्स हैं, आपने इसकी स्ट्रेटनिंग करवा भी दी, तो a part of that possession will be lost on the part of your beloved. Understanding instead of judging. हमारे यहाँ जजमेंट हो रही होती है, क्विक मतलब ट्रायल एंड एरर बेस्ड रिलेशनशिप हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में चूँकि बहुत आसानी से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, वो आपको इतनी ना फेंटी पड़ी आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, लड़की के भाई ने ना फेंटा चढ़ाया, ना आपने बहाने कर करके आपने कोई चक्कर लगाए उस गली के और उस घर के, तो चूँकि जल्दी हो गया ना। अब एफर्ट जस्टिफिकेशन नहीं रहती ना, वो कहते हैं कि यू वैल्यू समथिंग कि जिसमें बहुत ज़्यादा आप एफर्ट डालते हो, तो आप वैल्यू को उसकी वर्थ इस तरह से ले रहे होते हो कि आप अपने एफर्ट्स के साथ उसको कंपेयर करके देते हो, वो रहा ही। एक चीज़ और थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी का तकाजा करेगी, लेकिन अगर मैं नहीं बात करूँगा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कौन करेगा। डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन में एक और चीज़ भी हमने देखिए, अट्रैक्शन कैसे पैदा होती है। अट्रैक्शन इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल लेवल पर एक केमिस्ट्री अराइज होने का नाम है, जिसमें दो फ्रीक एक दूसरे की तरफ मुल्तफित होते हैं, कशिश महसूस करते हैं और मायल होते हैं। अब आपने साइकोलॉजिकल और इमोशनली भी अनफोल्ड होना शुरू किया, और बड़ी इमीडिएटली फिजिकली भी सेंसुअली भी एक इंटीमेसी का अलाउंस जल्दी ले लिया जाता है, राइट। है सब्जेक्टिव मैटर है, मैं इस पे कोई मॉरल जजमेंट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि अर्ली एक्सपोजर एंड एक्सप्लोरेशन, exploring each other, nothing is there to be left to be explored later, because again, why to delay the gratification? It is imminent, it is available, you feel like it doing it, you feel like experiencing it, so be it there. वो भी एक एलिमेंट है, और ये स्पेशली आता है जब एक्सपेक्टेशन ऑफ स्पाउसल रिलेशनशिप की, कोर्टशिप चल रही है 3 साल 4 साल लंबी, एंड यू एक्सप्लोर्ड ईच एंड एवरीथिंग, सारे एडवेंचर्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, बाकी बाद में तो भाई बिजली और गैस के बिल रह गए, बाद में तो सास और बहू के झगड़े रह गए, बाद में तो घर का किराया रह गया, बाद में तो पेट्रोल रह गया जो गाड़ी में डलवाना है और जिसके पैसे नहीं हैं, और सालों के शादी के खर्चे रह गए, तो कुछ स्पाइस वो ये कि फिर सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी वाला पोर्शन रह जाता है, क्योंकि एडहेसिव है। याद रखिए, आपकी फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, ये एक एडहेसिव का रोल प्ले करती है इनिशियल फेजेस ऑफ योर मे बी मैरिड रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। तो वो एडहेसिव अगर आपने पहले कहीं लगा लिया एंड इट गॉट डिप्लीटेड, सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद?